Hello dear friends, welcome to MK Legal Shiksha, the way of learning. Dear legal aspirants, in today's class we are going to discuss power of revision. जो रिविजनल पावर होती है किसी भी कोर्ट की, आज उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं. देखिए सीआरपीसी में चैप्टर 30 दो चीजों से डील करता है. पहला है रेफरेंस और एक आपका है रिवीजन. सो रेफरेंस और रिवीजन, आज के टॉपिक में सिर्फ हम रिवीजन से रिलेटेड बातें करेंगे. चैप्टर 30 डील करता है 395 से 405, यानी कि 395 और 396 ये दोनों डील करते हैं किससे? रेफरेंस से. और 397 से आगे जो पावर्स दी गई और रिविजनल पावर दी गई है. कौन सा कोर्ट रिवीजन कर सकता है, किसकी एप्लीकेशन पे होगा, ये सारी की सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे. अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और साथ ही जो घंटी है इसको प्रेस कर दें, सो दैट जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनके वो आपको टाइमली थ्रू नोटिफिकेशन मिल सके. अब हम ये तो बात हुई क्रिमिनल केस की, साथ ही साथ आप सीपीसी को भी पढ़ें. सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी इन सिविल केसेस, वहां भी रेफरेंस टू हाई कोर्ट की बात की गई है, तो उसको भी इसके साथ कनेक्ट करके पढ़ना है. ठीक है, वहां पे आप देखेंगे तो जो रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन तीनों होते हैं, बट क्रिमिनल केस में सिर्फ रेफरेंस और रिवीजन होता है. कभी भी जो रिव्यू है ये आपका क्रिमिनल केसेस में नहीं होता है. बहुत रिसेंट एक केस में आपने पढ़ा होगा, शायद लीगल अपडेट्स आपके पास रहती होंगी. एमपी में एक एडीजे में जो साहिबा थी, उन्होंने क्रिमिनल केस में, मर्डर के केस में रिव्यू कर लिया था, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर दिया. तो ऐसी चीजों के साथ अपडेट रहना चाहिए. चलिए अब रिवीजन को देखते हैं. अब हम आते हैं सबसे पहले रिवीजन पे. अब देखिए रिवीजन क्या है? किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन को एक तरह से रिवाइज करना. ये हम इसका एक डिक्शनरी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं. रिविजनल पावर कोर्ट के पास दो जगह से आती हैं. सोर्सेज कहां से आते हैं? देखिए पहला तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा भारत का संविधान ये चीज देता है. कहां पे देता है? जब आप आर्टिकल 227 पढ़ते हैं रिगार्डिंग दी हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, तो हाई कोर्ट को ये पावर है कि किसकी? वो सुपरिटेंडेंस करेगा. भाई क्या करेगा? तो जितने भी उसके अधीन जो न्यायालय हैं, ठीक है, उन सभी न्यायालयों का क्या करेगा? वो अध्यक्षण करेगा, यानी कि सुपरिटेंडेंस की जो पावर है वो वहां पे उसको दे दी गई है. उसके बाद आर्टिकल 32 में जो हमारी एक रिट आती है, रिट ऑफ सर्सरारी, उसके तहत भी इसको देखो जो है वहां पे ये पावर मिलती है. इसके अलावा सीआरपीसी कहां से पावर देता है? सीआरपीसी का जो चैप्टर 30 है वहां पे सेक्शन 397 से 405 तक रिविजनल पावर के बारे में बताया गया है. अब देखो सीआरपीसी में रिविजनल पावर कौन से कोर्ट करेंगे? क्योंकि हमने जो सीआरपीसी में पढ़ा है सेक्शन 6 में आपने सारे कोर्ट्स के क्लासेस ऑफ द कोर्ट्स पढ़े. चैप्टर 2 में 6 से लेकर 25A तक. जब भी किसी सेक्शन का डिस्कशन करते हैं तो ट्राई टू रिकॉल द रेंज ऑफ दैट चैप्टर इन योर माइंड रिगार्डिंग द विच सब्जेक्ट मैटर इज गिवन दैट पर्टिकुलर चैप्टर. तो इससे आपका जो माइंड थोड़ा सा, आपकी जो लिंकिंग है वो बढ़ जाएगी. चलिए, तो हमने क्या क्या पढ़ा वहां पे कि हाई कोर्ट होता है, उसके नीचे कोर्ट ऑफ सेशन होता है, नीचे आपकी मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स होते हैं जहां पे सीजेएम, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. ठीक है, अब कौन सी कोर्ट रिवीजन कर सकती है? तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आया कि विच कोर्ट, भाई कौन सी कोर्ट करेंगी. ठीक है, दूसरी बात आती है, भी करें तो भी, लेकिन किस चीज पे करेंगे, यानी कि कौन से ग्राउंड्स, ऐसे कौन से ग्राउंड होंगे जिनके ऊपर रिवीजन किया जा सकता है. तो कोर्ट के लिए बता दूं आपको, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट दो ही कोर्ट है. C/S कोर्ट ऑफ सेशन है. थोड़ा सा शॉर्टकट्स बनाइए नोट्स बनाते हुए, सो दैट कि आपको, लेकिन मेंस में आपको ऐसे नहीं लिखना है. ठीक है, तो कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट दोनों रिवीजन कर सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का. अब ग्राउंड्स क्या क्या होंगे? अब इस ग्राउंड्स के लिए यहां पे तीन चीजें आपको याद रखनी है कि किसी भी चीज की क्या क्या चेक करनी है. उनको करेक्टनेस, करेक्टनेस हो, ये कीवर्ड्स हैं, लीगलिटी हो या फिर प्रोप्राइटरी हो. ये तीन चीजें किससे रिलेटेड? किसी भी एनी
एनी क्या रहेगा वहां पे, कोई फाइंडिंग्स हो कोर्ट की, एनी सेंटेंस, अंडरस्टूड, या कोई भी ऐसा आदेश, एनी ऑर्डर, इनके ऊपर जब हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट को लगता है, क्या लगता है कि किसी भी ऐसी फाइंडिंग, सेंटेंस या ऑर्डर की करेक्टनेस, लीगलिटी या प्रॉपरिटी में क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, सही नहीं हुआ वहां पे, तो वहां पे वो कर सकता है। ये पावर देता है सेक्शन 397। 397 कॉलिंग फॉर रिकोर्स टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन। बेयर एक्ट हमेशा अपने सामने खोल के रखिए। तो देखिए सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि हाई कोर्ट और एनी सेशन जज, यहां पे सेशन जज दिया गया है, पूरी कोर्ट ऑफ सेशन क्यों नहीं दी गई, पूरी कोर्ट ऑफ सेशन क्यों नहीं दिया गया यहां पे। देखिए कोर्ट ऑफ सेशन में 3 जजेस काम करते हैं, पहले उसको डील करते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन, चीजों को समझना साथ के साथ जरूरी है। कोर्ट ऑफ सेशन जो है सेक्शन 9 और सेक्शन 10 इसके बारे में बात करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इसको एस्टेब्लिश करती है, प्रिजाइडिंग अफसर को अपॉइंट करता है, कौन, हाई कोर्ट पर अपॉइंट करता है। तो यहां पे एक आपका सेशन जज होता है, सेशन जज। उसके अलावा कौन होता है, एडिशनल सेशन जज होता है। एडिशनल सेशन जज इज एज गुड एज सेशन जज, सेशन जज के बराबर उसकी सारी शक्तियां होती हैं। यहां तक कि जब हम सेक्शन 28 में इसकी पावर पढ़ते हैं कि कितनी सजा दे सकता है, तो एनी पनिशमेंट कैन बी गिवन, बट 28 में आपको ध्यान होगा कि असिस्टेंट सेशन जज की जो पावर है वो अलग होती है। असिस्टेंट सेशन जज की पावर जो है वो अलग होती है, वो सिर्फ 10 साल तक की सजा दे सकता है, फाइन की कोई लिमिट नहीं है उसके लिए। तो यहां भी क्या किया गया है, रिवीजन में भी असिस्टेंट सेशन जज को नहीं दी गई है। तो कोर्ट ऑफ सेशन में क्या याद रखना है कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज दो ही लोगों के पास पावर है, रिवीजनल और हाई कोर्ट के पास पावर है। लेकिन अब ऑर्डर्स की बात कर दी हमने, तो ऑर्डर्स में एक चीज यहां याद रखना एमसीक्यू साइड से इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स होते हैं, इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्या होते हैं, जो इंटरिम ऑर्डर आ जाते हैं, उन पर रिवीजन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसी न्यायालय ने, उसी कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर को खुद से चेंज कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो वहां पे ऐसे ऑर्डर्स का इफेक्ट जो है फाइनल जजमेंट पे बहुत कम पड़ता है। तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर के ऊपर रिवीजनल पावर नहीं लागू होती है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है इसने कह दी है, हम 397 का पोस्टमार्टम कर रहे हैं यहाँ पे। 397 पहली चीज तो क्या कह दी कि सेशन जज, ठीक है, कोई भी सेशन जज या हाई कोर्ट किन ग्राउंड्स पे करेगा, जब उसको किसी फाइंडिंग, सेंटेंस या ऑर्डर की करेक्टनेस, लीगलिटी या प्रॉपरिटी पे क्या हो जाए, संदेह हो जाएगी, सही नहीं चल रहा है, तो उसको बुला सकता है, अभी भेजो मेरे पास, आई विल चेक, ठीक है। और साथ ही प्रोसीडिंग्स को लोअर कोर्ट में क्या कर देगा, स्टे कर देगा। लेकिन फिर कहता है कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स जितने भी होंगे, तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स के ऊपर क्या होगा, ये लागू नहीं होगा, ये याद रखना है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर पे लागू नहीं होता है रिवीजन। अब इस सब सेक्शन 3 एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कहता है यहां पे कि मान लीजिए किसी ने सेशन में एप्लीकेशन दे दी, तो भैया फिर आपका जो हाई कोर्ट है उसको अटेंड नहीं करेगा। मान लीजिए सेशन कोर्ट ने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट, डिसमिस कर दिया, तो हाई कोर्ट फिर आपकी एप्लीकेशन को नहीं सुनेगा, जब तक कि फॉर द सेक एंड ऑफ जस्टिस तो यह कुछ भी किया जा सकता है। एक चीज हमेशा याद रखना, एक जस्टिस कृष्ण अय्यर हुए हैं, बहुत फेमस जस्टिस रहे हैं, उनकी एक लाइन्स है कि प्रोसीजर इज द ऑलवेज हैंडमेड ऑफ जस्टिस एंड नेवर मिस्ट्रेस ऑफ द जस्टिस। प्रोसीजर कभी भी न्याय के आड़े नहीं आ सकता है, ठीक है। तो 397 समझ में आ गया। अब आपसे कोई पूछ ले कि क्या सीजेएम, आपने तो कह दिया कि कोर्ट जो है हाई कोर्ट एंड आपका सेशन जज, सेशन जज इंक्लूड एडिशनल सेशन जज, याद रखना आपको, ठीक है। तो हाई कोर्ट और सेशन जज कर सकते हैं, तो क्या सीजेएम भी कर सकता है क्या, ये एमसीक्यू बन सकता है। ओनली इन सेक्शन 368 द पावर इज गिवन टू सीजेएम, कहां पे, पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी। सेशन जज या हाई कोर्ट इसको आदेश दे सकते हैं कि देखो देखो ऐसे है, तुम इस पे इंक्वायरी कराओ, या तो खुद इंक्वायरी करेगा या अपने सबऑर्डिनेट को देगा। पहली चीज, सीजेएम कब करेगा, बाय द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट और आपका सेशन जज। दूसरा यहां पे क्या है कि वो चाहे तो सुओ मोटो भी कर सकता है। कब कर सकता है, 2 ग्राउंड दिए गए हैं 203 में, जब एप्लीकेशन डिसमिस कर दी जाती है।
कंप्लेंट पे कोई केस आया आपके पास चैप्टर 15 में, चैप्टर 15 की रेंज कहां से कहां है, 200 से 203 तक। 200 में कोई कंप्लेंट केस आया, आपने 203 में उसकी आफ्टर ड्यू इंक्वायरी डिसमिस कर दी एप्लीकेशन, कोई ग्राउंड नहीं लगा आपको। दूसरा 204 में, 204 तो इश्यू प्रोसेस है, इश्यू प्रोसेस के साथ प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट देनी होती है, आपको जो एक्सपेंडिचर्स है वो जमा कराने होते हैं, विटनेस का खर्चा वगैरह। अब उसका सब सेक्शन 4 कहता है कि अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो मैजिस्ट्रेट कैन डिसमिस दैट एप्लीकेशन, उस कंप्लेंट क्या करेगा, डिसमिस कर देगा। यानी कि 204 के सब सेक्शन 4 में और 203 में जब कंप्लेंट डिसमिस हो रही है, उस केस में क्या कर सकता है, वो इंक्वायरी करा सकता है। ठीक है, ये आपका 398 हो गया। अब पावर्स की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको सेशन कोर्ट की पावर याद रखनी। सेशन कोर्ट की पावर जो दी गई है वो सेशन कोर्ट की नहीं है, वो किसकी पावर है, सेशन जज की पावर है, जो दी गई है 399 में। और यहीं पे एडिशनल सेशन जज को हमने कहा था कि वहां पे आ जाएगा, तो एडिशनल सेशन जज को एक्सप्रेसली सेक्शन 400 में, यानी कि 399 और 400 के शेड्यूल करते हैं आपके सेशन कोर्ट शेड्यूल करते हैं, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज है। सेम हाई कोर्ट को पावर मिलती है 401 में। ठीक है, 401 में अब कैसे पावर रहेंगी, आपको याद हो जब हम अपील पढ़ रहे थे तो 386 में जो अपीलेट की तरह जो पावर होती है वो सारी की सारी पावर होंगी, लेकिन यहां पे एक काम नहीं हो सकता है, एक काम नहीं हो सकता। वो क्या नहीं हो सकता, वो आपको याद रखना है कि कभी भी ये हाई कोर्ट में जब आप जाएंगे 401 में सब सेक्शन 3 पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए एक्विटल को कन्विक्शन में नहीं किया जा सकता, एक्विटल को कन्विक्शन में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन के बारे में एक छोटा सा टॉपिक था। आपको आई होप, देखिए एमसीक्यू क्या क्या बन सकते हैं यहां से कि सेशन जज की पावर कहां दी गई है रिवीजन की 399 में, एडिशनल सेशन जज की पावर कहां दी गई है 400 में, और आपके हाई कोर्ट की पावर कहां दी गई है 401 में। 397 में रिकॉर्ड मंगवाया जाता है कि वो रिवीजन करेगी नहीं करे। 398 में सीजेएम को इंक्वायरी के लिए बोला जाता है, या सीजेएम सुओ मोटो भी कर सकता है। ठीक है, अब 402 में क्या कहता है, फिर ये तो हो गए आपके रीजनल पावर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आते हैं, बस इतना यहां पे याद रखना आपको। 401 में क्या है, एक्विटल को अगर किसी को दोष मुक्त कर दिया गया तो उसे कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है। कन्विक्शन क्यों नहीं हो सकता, इस चीज पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। रिवीजन कब होगा, रिवीजन कब होता है, मान लीजिए ए और बी का, भाई वहां पे बी एक्यूज था, ए विक्टिम था, डिसीजन आया, बी को क्या कर दिया गया, कन्विक्शन दे दिया, मान लेते हैं कन्विक्शन दे दी। अगर इसके पास उसकी अपील की अथॉरिटी अवेलेबल है, किसकी अथॉरिटी अवेलेबल है, अपील की अथॉरिटी अवेलेबल है, तो जब तक ये अपील नहीं करेगा, मान लो इसने अपील नहीं की और डायरेक्ट चला गया हाई कोर्ट के पास रिवीजन में या कोर्ट ऑफ सेशन के पास रिवीजन में, तो भैया देखो सीधी सी बात है, तुमने पहले अपील करो, जाओ पहले अपील क्यों नहीं की तुमने, यू शुड हैव अपील। लेकिन यहीं पे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे प्रेसिडेंट हैं कि जहां पे अगर आपने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया तो दैट विल कन्वर्ट योर रिवीजन इनटू अपील, लेकिन रिवीजन नहीं होगा, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, बाकी 402 में कुछ खास नहीं है, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू विड्रॉ एंड ट्रांसफर ऑफ रिवीजन केसेस। ठीक है, उसके बाद 403 है, यहां से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है कि ओपिनियन ऑफ कोर्ट टू हियर द पार्टीज। अगर पार्टीज को लगता है, कोर्ट को लगता है कि वहां पे प्लीडर को उसको सुना जाना चाहिए तो उसको सुन सकता है, बुला सकता है। 404 में दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ बाई मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ हिज डिसीजन टू बी कंसिडर्ड बाय हाई कोर्ट। और 405 में जब आप रिवीजन का डिसीजन दे दोगे तो भैया उसकी एक कॉपी आपको सर्टिफाइड कॉपी देनी है। ठीक है, कैसे देनी है, जैसा कि 388 में बताया। 388 में क्या करते हैं हम, अपील के ऑर्डर की कॉपी दी जाती है, किसकी कॉपी दी जाती है, अपील के ऑर्डर की कॉपी दी जाती है। तो आई होप आपको इस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं। अगर बहुत डिटेल में है तो किसी दिन बड़ा लेक्चर हो जाएगा, डिटेल में भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे अच्छे से, क्योंकि डिटेल में भी इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे केस लॉज है इसके ऊपर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो है वो कहां से लिखी जानी चाहिए, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स के लिए स्पेशली टेस्ट होता है वो कैसे किया जाता है, कैसे पता लगेगा। हाँ, आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे कि कभी भी रिवीजन का रिवीजन नहीं होता है,
रिवीजन का रिवीजन कभी नहीं होता है, ये यहां पे आपको याद रखना है। रिवीजन तभी होगा जब कोई अपील पेंडिंग ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों से शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप मुझे मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।